मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज हम मेष लग्न और मेष राशि का 2023-24-25 का वर्ष कैसा रहेगा उस पर एक बृहद विश्लेषण और बिल्कुल यूनिक ढंग से करेंगे। आपने देखा है कि मैंने टाइटल दिया है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। ये आपको एक फिल्मी डायलॉग समझ में आ रहा होगा, लेकिन याद रखिए ये राहु के बारे में कहा जाता है, क्योंकि राहु आपका क्या है, आपका जासूस है, सीआईडी है। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जो है वो आपको दिखता नहीं है। तो आपकी कुंडली में अक्टूबर 2023 से राहु कहां पर आ जाएंगे? 12वें भाव पर आ जाएंगे। और याद रखिए, जहां 12वां भाव भोग और विलास का है, वहीं दूसरी ओर जेल और अस्पताल का भी है वो घर। तो याद रखिए, अब मेष लग्न वालों को भोग विलास और विलासिता मिलेगी या उनकी किस्मत में जेल और अस्पताल लिखा है, इसका हम आज बृहद विश्लेषण करेंगे। ये आपको कहीं अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक स्किप किए बिना इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। आपको मालूम है कि राहु क्या है? राहु एक छद्म है, राहु मायावी है और मायावी जीवन जीता है। और कलयुग में आपको मालूम ही है कि जो भी छद्म और मायावी जीवन जीते हैं वही सबसे सफल हैं। तो अगर आपको सफलता पानी है तो आपको राहु जैसा बनना ही पड़ेगा। और मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए, मेष लग्न का स्वामी आपका मंगल होता है और पंचमेश जो होता है, जो सबसे शुभ ग्रह होता है, वो आपका सूर्य होता है। तो ना मंगल से राहु की बनती, ना आपकी शनि सूर्य से राहु की बनती। तो आखिरकार हम अच्छा जीवन कैसे जिएं और राहु से अपनी बना करके कैसे रखें, इसका हम बृहद विश्लेषण करेंगे। इसके सिवा जो गुरु का गोचर है अक्टूबर 2023 से, तो हम राहु का गोचर देखेंगे। लेकिन जो गुरु आपके प्रथम भाव पे आ गए हैं और उनसे एक घर पहले जो राहु रहेंगे अक्टूबर से, वास्तव में ये क्या फल देंगे? क्या तात्कालिक मित्रता काम आएगी कि नहीं काम आएगी? क्या राहु का प्रभाव ज्यादा रहेगा या गुरु हमको ज्यादा इफेक्टेड करेगा 2023-24-25 में? इसका हम बृहद विश्लेषण आज की इस कुंडली में करेंगे। आपको मालूम है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित ये बात बताऊंगा कि वास्तव में राहु आपको सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित करेगा, जबकि गुरु आपके लग्न में है, और वो आपको इतना प्रभावित क्यों नहीं कर पाएंगे। इसको हम बहुत ही लॉजिकल ढंग से, तार्किक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा कि याद रखिए, आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप गोचर के फलों पर विचार करना शुरू करें तो जरा ये जरूर देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो याद रखिए, भले ही आप मेष लग्न या मेष राशि के हों, तब भी राहु आपको अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में भी राहु खराब है और मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए राहु वैसे भी अकारक ग्रह है, तो फिर स्थितियां बिगड़ेंगी। लेकिन मैं आपको इसमें वो उपाय बताऊंगा कि वास्तव में आप बिगड़ी हुई स्थितियों से भी कैसे लाभ उठा सकते हैं। और अपने एक पुराने वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, अपने एक पुराने वीडियो में मैं मेष राशि में शनि का क्या प्रभाव होता है उसका एक बृहद विश्लेषण मेरे द्वारा किया जा चुका है। तो हम शनि के बारे में बहुत ही ब्रीफली इसमें जानेंगे, लेकिन शनि के बारे में कोई बृहद विश्लेषण नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मेरा निवेदन है कि जो भी नए दर्शक हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके सिवा मेष लग्न या मेष राशि या आपकी कुंडली के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें आप अपने प्रश्न जरूर भेजें, मैं उनका उत्तर 100% दूंगा। इसके सिवा आप YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी अपनी बात कह सकते हैं, मैं 100% उसका आपको जवाब दूंगा। तो चलिए, अब हम मेष लग्न और मेष राशि के बारे में ये देखेंगे कि वास्तव में राहु उनके लिए क्या परिणाम लेकर। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मित्रों, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि 2023, 24, 25 में जो भी आपके मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं उनको गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी या राहु का जो बनावटीपन है और राहु जिस घर में बैठा है जेल अस्पताल में, क्या वो हमको प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, इसके लिए आपको मूल कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, तभी आप कुंडली का सही विश्लेषण और फलादेश कर पाएंगे। याद रखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है यदि उसमें आपका लग्नेश और भाग्येश अर्थात लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर मजबूत है तो जीवन में बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। चाहे गोचर में कोई ग्रह कहीं भी चले, बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन याद रखिए, अगर आपका लग्नेश और भाग्येश गड़बड़ है तो फिर गोचर में जो ग्रह होते हैं वह आपको या तो बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं और या तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। तो पहले तो आप अपनी मूल कुंडली को देखिए कि उसमें लग्न का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है और आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति कहाँ बैठा है। पहले तो इस चीज़ पर आपको वो करना चाहिए विश्लेषण, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग जीवन में बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिटर्न उनको नहीं मिलता कुछ भी। कुछ लोग बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर, तो ये किस्मत ही तो है ना। तो अगर लग्न और आपका भाग्य का स्वामी अच्छा है तो गोचर में चाहे जो खराब हो सब अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों गड़बड़ हैं तो याद रखिए फिर गोचर आपको पूरा बहुत ज़्यादा पीड़ादायक आपके लिए हो जाएगा। अब हम अगर राहु की बात करें, देखिए वर्तमान का युग क्या है, बनावट का युग है, छल छिद्र का युग है, झूठ फरेब का युग है। अगर आप बहुत सीधे साधे हैं तो आप 100% छल लिए जाएंगे। तो याद रखिए कि अक्टूबर 2023 से आपका जो राहु है वो 12वें स्थान में जा रहा है। तो अब 12वां स्थान काल पुरुष की कुंडली हो और मेष लग्न की कुंडली, ये दोनों सब एक ही समान होती हैं। तो आप देखिए कि 12वें भाव का कारक ग्रह क्या है। 12वें भाव का कारक ग्रह आपका शुक्र है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है और ये घर विलासिता का होता है। तो पहली कॉन्सेप्ट तो ये याद रखिए कि मेष लग्न या मेष राशि वाले सबसे पहले अपनी कुंडली में जाकर देखें कि शुक्र की क्या स्थिति है। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली में, तो आप मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा कि राहु 12वें में जाने के बावजूद भी आपको अच्छा प्रतिफल ही देगा, क्योंकि राहु जो है वह शुक्र का परम मित्रों में आता है। और याद रखिए, आप एक चीज और याद रखिए, जब राहु ने देवताओं के बीच में जाकर समुद्र मंथन के समय वेश बदला था और वेश बदलकर अमृत का पान किया था, तो वास्तव में शुक्राचार्य ने ही उसको ये सब सिखा करके भेजा था। तो याद रखिए, शुक्राचार्य जो शुक्र हैं आपके, उनके कहने पर ही राहु ने ऐसा किया था। तो याद रखिए, राहु की और शुक्र की आपस में परम मित्रता है और ये घर जो शुक्र का है 12वां, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हुए तो याद रखिए जो राहु हैं वह आपको भोग विलास और एक प्रकार से जो भी प्रकार का कलयुग का सुख है वो आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके शुक्र बहुत गड़बड़ हैं तो फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि बनावटी जीवन जीने की बहुत कोशिश मत करिएगा। ये मत दिखाइएगा कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर आप कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि राहु 12वें हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं झूठ फरेब से और छल छिद्र से बहुत कुछ हासिल कर लूँगा तो याद रखिए आप एक्सपोज हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप जेल यात्रा और अस्पताल की यात्रा भी कर लें। तो आप मूल कुंडली से पहले मिलान करें अपना। अगर मूल कुंडली में आपका शुक्र अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सब प्रकार के अवसर भोग विलास सब कुछ प्राप्त होगा और राहु आपको रंक से राजा बना देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में शुक्र आपके बहुत गड़बड़ हैं, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है 100%। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राहु क्या है, राहु आपका जासूस है, सीआईडी है। ये ऐसा रहस्यात्मक व्यक्ति है जिसको कोई पहचान नहीं पाता है। लेकिन याद रखिए, इन सब का लाभ पाने के लिए आपके लिए वो टर्म एवं कंडीशन लागू हैं कि अगर शुक्र कुंडली में आपका गड़बड़ है तो ये फिर आप अगर बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश करेंगे ना,
तो याद रखिए आप फिर पकड़े जाएंगे, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने एक राहु के बारे में बहुत ब्रीफ रूप से बताया है। अब आगे चल करके राहु के बारे में हम विस्तृत रूप से और जानें कि वास्तव में राहु आपको क्या प्रतिफल देंगे। अगर वो अच्छे हैं तो क्या प्रतिफल देंगे, अगर शुक्र आप में अच्छा है, और यदि शुक्र में बुरा है तो आपको राहु क्या प्रतिफल देंगे। तो आगे के चार्ट में हम इन सब का भी बृहद विश्लेषण करेंगे। और मेरा आपसे फिर निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक मेरा यही निवेदन है कि आप इसको जरूर एक प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं तो मेन रूप से हम राहु की पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बृहस्पति के फलों की बात करेंगे, फिर दोनों की तुलना करके देखेंगे कि कहाँ से हमको कैसा फल मिलेगा। क्या राहु आपके गुरु या बृहस्पति देव पर भारी पड़ेंगे या गुरुदेव जो हैं वह एक प्रकार से राहु को परास्त कर देंगे। तो देखिए हम राहु पर पहले विचार करें। अक्टूबर 2023 से राहु आपके 12वें भाव मीन राशि पर आ जाएंगे। अभी वह मेष पर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि 2-3 महीने बाद की बात है इसलिए हम आगे की ओर ही विचार करेंगे। तो देखिए राहु क्या है, राहु वायु तत्व है और आपका जो मेष है वो अग्नि तत्व है, और मंगल जो उसका स्वामी है वह भी एक प्रकार से अग्नि तत्व ही है। मैं आपको पहले ही एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जिस लग्न की कुंडली हो उस लग्न का जो भी स्वामी हो और जिस ग्रह पर आप विचार कर रहे हैं, क्या दोनों की आपस में कोई मित्रता है या नहीं है। यदि मित्रता नहीं है तो मान लीजिए कि वह ग्रह आपके लिए बहुत शुभदायक नहीं होगा यदि वह सही स्थानों में नहीं बैठा है। तो आप जानते हैं कि राहु की मंगल से कोई दोस्ती नहीं है, नंबर 1। और राहु वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है। तो आपको मालूम है ना कि अगर कहीं पर अग्नि आग लग जाए और तेजी से हवाएं चलती रहें तो वो अग्नि कभी नहीं बुझेगी फिर। तो यही चीज़ इसमें होता है कुल मिलाकर कि राहु तो वायु है और आपका मंगल अग्नि है। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि दोनों जब एक साथ चलते हैं तो भयंकर आग लगती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए। अब देखिए क्या है, 12वां भाव काहे का है। 12वां भाव आपको मालूम है कि 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भारतीय ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का घर तो वही होता है जो आपका 9वां घर, इसमें जहाँ 9 लिखा है, जो भाग्य का भाव है वही आपके धर्म का भी भाव है। और धन क्या होता है, जो आपके लग्न से दूसरा भाव होता है जिसे आप धन भाव कहते हैं। तो धर्म और अर्थ ये तो 2 भाव हो गए, लेकिन काम और मोक्ष जो है उसके दोनों के भाव जो है 12वां भाव ही होता है, काम और मोक्ष का। तो यदि आपका 12वां भाव गड़बड़ है तो याद रखिए जीवन में परम शांति आपको फिर नहीं मिलने वाली है। तो 12वां भाव कहे का है, आपका जेल का है, अस्पताल का है, विदेश का है, दूर दूर की यात्राओं का भी है, आपकी आंख का भी घर है, और हर प्रकार के अपव्यय का है। याद रखिए अपव्यय का मतलब धन का अपव्यय बस नहीं है, ये हर प्रकार का अपव्यय है। जैसे मान लीजिए अगर 12वें में आपका गुरु बैठा है तो ज्ञान का अपव्यय हो गया। अगर 11वें में आपका बुध बैठा है तो वाणी और विवेक का अपव्यय हो गया। अगर 12वें में आपका चंद्रमा बैठा है तो आप मन की शक्ति का या शांति का अपव्यय हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12वां घर अपव्यय का है तो अपव्यय का मतलब सिर्फ धन का अपव्यय होता है, वो हर प्रकार का अपव्यय है। और 11वां घर हर प्रकार की प्राप्ति का होता है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस करना, आप कॉन्सेप्ट सहित उसको याद करिए। तो अगर आपका मंगल लग्नेश या शुक्र कुंडली में, मूल कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि राहु ऐसा करेंगे कि आपको रात में नींद नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 पर एक चीज़ याद रखिए कि राहु जो है आपको हमेशा ऐसी फीलिंग होती रहेगी कि कहीं आप किसी मामले में फंस ना जाएं, कहीं जेल में ना चले जाएं, कोई आपको असाध्य रोग ना हो जाए तो आप कहीं अस्पताल ना चले जाएं, बुरे बुरे सपने आएंगे। इन सब चीज़ों से राहु आपको भयभीत करेगा। देखिए राहु मायावी ग्रह है, जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वैसा होना ही है, आप जेल चले जाएंगे, आप अस्पताल चले जाएंगे, लेकिन मायावी ग्रह होने के कारण वह आपको इस तरह डराता रहेगा
और सताता रहेगा। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सहित आपको बताने की कोशिश की। दूसरा, राहु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है, तो पंचम का मतलब आपके चतुर्थ भाव पर वो दृष्टि डालेगा। चतुर्थ भाव काहे का है? वहाँ का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा मन के सुख का स्वामी है, और राहु क्या है? विषयोग बनाता है वहाँ पर चंद्रमा के साथ, तो ये मन के दुख का कारक हो गए। तो मन की पीड़ा कुछ मिला के बढ़ सकती है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब पंचम दृष्टि यहाँ पे है, तो सप्तम दृष्टि कहाँ पर होगी? आपके छठवें घर पर। और याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि छठवां घर जो है रोग रिपु ऋण इन सब के एक प्रकार से शत्रुहंता योग बनता है, तो आपकी सभी विघ्न बाधाएं खत्म हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर राहु आपको छठवें घर से अच्छा लाभ दे सकता है। लेकिन फिर वही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जन्म कुंडली में भी देखें कि राहु और शुक्र और मंगल की आपकी पोजीशन क्या है। अगर वहाँ पोजीशन खराब है, वीक है, तो ये प्रतिफल आपको नहीं मिलेंगे। लोग हमेशा लिख करके भेजते हैं कि आपने तो कहा था कि राहु यहाँ पे आ गया, गुरु लग्न पे आ गया, शनि तो 11वें हैं, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। भाई आप पूरी टर्म एवं कंडीशन अगर इस तरह है, तो हर जितने भी मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं उन सब में यही पोजीशन होगी, तो क्या सबको एक बराबर प्रतिफल मिल जाएगा? इसीलिए आप थोड़ा लॉजिकल बने, तार्किक बने। अब देखिए, जहाँ हम गुरु की बात करें, देखिए गुरु जो होता है, एक तो वो लग्नेश का मित्र है, तो प्रथम रूल जो हमारा है वो लागू होता है। गुरु ज्ञान का कारक भी है, और याद रखिए गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत दृष्टि होती है। और लग्न पर गुरु क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि लग्न पर बैठ करके वो दोनों त्रिकोणों पर अपनी नज़र दृष्टि डालता है और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है। और आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि हर भाव से सप्तम भाव उसका पूरक होता है। जैसे मैंने अभी आपको छठवें घर और 12वें घर का उदाहरण दिया, तो छठवां घर काहे का है? रोग का है, इसीलिए 12वां घर अस्पताल का है, क्योंकि रोग का पूरक अस्पताल ही होता है। छठवां घर रिपु का दुश्मन का है, तो 12वां घर इसीलिए कोर्ट कचहरी और जेल का है, क्योंकि जब आप दुश्मनी करेंगे तो फिर वहीं जाना है आपको। तो कहने का कारण कि सप्तम पर दृष्टि जाना, अपने पूरक भाव, वैवाहिक जीवन, पत्नी को इसीलिए पूरक कहा जाए, वहाँ जाना बहुत अच्छा है। तो आपको मालूम है कि गुरु जहाँ पर बैठता है, अगर वो लग्न का स्वामी है, और याद रखिए आपकी इस कुंडली में वो भाग्य का भी स्वामी है, तो भाग्य का स्वामी नवमेश जो है वह आपके लग्न में जाकर बैठा है, इससे शुभ कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक राजयोग के ही समान है। तो याद रखिए, आपको गुरु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। ये आपके अभी अप्रैल 2022 से, और ये अप्रैल 2023 तक, अप्रैल 2023 से आपके आए हैं, और ये अप्रैल 2024 तक आपको अच्छा फल, शुभ फल देने में प्रदान करेंगे। और याद रखिए, इनकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम दृष्टि भी आकस्मिक लाभ पर जाएगी, तो लाभ के नए नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि इनकी जाएगी भाग्य पर, और भाग्येश का भाग्य को देखना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर भाग्य अच्छी है ना, आपका भाग्येश अच्छा है, तो बाकी समस्याएं सब एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमको भाग्य से ही सब कुछ पाना है। प्रतिफल का घर तो यही है, कर्म आप खूब करिए, लेकिन प्रतिफल जो मिलना है वो आपको आपके नवम भाव से मिलना है। और नवम भाव से प्रतिफल, तो अगर भाग्य अच्छी है तो कम से कम कार्य करके अधिक से अधिक प्रतिफल पाएंगे, और अगर भाग्य ही खराब है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के बावजूद भी प्रतिफल आपको बेहद कम से कम मिलेगा। तो इसलिए गुरु जो है वो किसी भी रूप में, अब मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए संजीवनी है, अमृत के समान है। ये पंचम पर दृष्टि डालेगा तो पुत्र प्राप्ति की जो प्लानिंग है वो आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगी। और सप्तम पर दृष्टि डालेगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन, यदि विवाह नहीं हो रहा तो उसके बहुत अच्छे योग आ चुके हैं, और जिनका विवाह हो गया है, तो अगर कोई भी एक मतता नहीं थी, मत विभिन्नता थी, तो वह भी अब खत्म हो जाएगी। और बृहस्पति का वहाँ देखना, नवम भाव को देखना, ये तो अमृत के समान है, इसकी जितनी भी हम वो तारीफ करें वो भी कम है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको राहु और गुरु का जो प्रभाव है बहुत कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके यदि कोई भी प्रश्न रह गए हों, आपको लगता हो
कि नहीं अभी मेष लग्न या मेष राशि से संबंधित कुछ प्रश्न अधूरे रह गए हैं या उनकी मैंने यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी सुझाव हो वो आप मुझको ज़रूर दें। और अगर कुंडली विश्लेषण के लिए भी आपको वो करना है तो भी आप अपना डिटेल वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। समय मिलने पर मैं उसको देखने की कोशिश 100% करूँगा। दूसरा, आपके जो भी विचार हों तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको लगता हो कि आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला है, मेष लग्न या मेष राशि के बारे में जानने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।